चलिए देखिए बेटा, आज की इस क्लास में आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर 3 है और जिसका नाम है आपके सामने चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम बेटा बड़े अच्छे से समझना है आपको। परागण सीक्वेंस से इसका नाम है परागण, कौमा निषेचन, निषेचन, कौमा भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, कौमा भ्रूण का परिवर्तन। क्या नाम है बेटा? चैप्टर का नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन। ये इस चैप्टर का नाम है और सीक्वेंस से है। सबसे पहले जो हमें स्टडी करनी है वो किसको लेकर करनी है बेटा? परागण को लेकर, उसके पश्चात निषेचन को, उसके पश्चात भ्रूणपोष और देन उसके बाद क्या होता है लास्ट में भ्रूण का परिवर्तन। तो हम अभी तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और दोनों चैप्टरों में हमने क्या पढ़ा था? नर एवं मादा युग्मक उद्भिद का विकास। क्या पढ़ा था? नर एवं मादा युग्मक उद्भिद का विकास। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं परागण। परागण क्या है देखिए, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। क्या है बेटा? प्रक्रिया। परागण क्या होती है? एक प्रक्रिया है बेटा, जिसके अंतर्गत क्या होता है देखो, आप सभी को याद हो तो ये मादा जननांग है। ओके स्टूडेंट्स, ये पुंकेसर और पुंकेसर का ये परागकोश। तो परागकोश से पराग कणों का निकलकर, दोबारा देखिए, पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, किसके द्वारा? माध्यम। काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो दोबारा मेरी डेफिनेशन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए कि नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से, नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कणों का निकलकर मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर, मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर किसी ना किसी माध्यम के द्वारा स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परागण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो आप बीच बीच में क्या कर सकते हो बेटा, जैसे आपको वीडियो को आप स्लो मोशन में भी चला सकते हो, स्पीड में भी चला सकते हो। यूट्यूब पर काफी सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स में आप जाकर के वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो, वॉइस सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल से। ठीक है बेटा, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखो और हॉरिजॉन्टल मोड पे रख के आप ईयरफोन लगा के आराम से अपनी क्लास को देखिए, तो क्लास एकदम स्पष्ट नजर आएगी आपको, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह। तो मैंने आपको परागण की डेफिनेशन बताई। अब परागण की डेफिनेशन आपने जो देखी है वो क्या देखी है? नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से, नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है बेटा? माध्यम के द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होती है? माध्यम के द्वारा। तो देखिए क्या है डेफिनेशन। नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से, परागकोश से पराग कणों का निकलकर
मादा जनन की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ही परागण कहलाता है। ओके, यह एक माध्यम बस प्रक्रिया है द्वारा होने वाली प्रोसेस है। ठीक है बेटा, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देख लिया आपने। अब मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, सुनिए क्या क्वेश्चन है कि परागण क्रिया के लिए कोई अनिवार्य परिस्थितियां हो सकती हैं या कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। कोई एक परिस्थिति का नाम बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं, माध्यम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक परिस्थिति यह भी होनी चाहिए कि भाई परागकोश का स्फुटन होना चाहिए। अगर परागकोश का स्फुटन ही नहीं होगा तो परागकण कैसे निकलेंगे। तो स्थिति क्या हो जाती है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में था, उस ऑप्शन में कि परागकोश का स्फुटन होने के पश्चात। और परागकोश का जब स्फुटन हो जाएगा देन ही तो होगी बेटा परागण की प्रक्रिया, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सब था। इससे आगे देखिए परागण की प्रक्रिया के प्रकार। इसकी प्रक्रिया के क्या चैप्टर 3 चल रहा है बेटा, और इसके बाद लास्ट चैप्टर रह जाएगा आपका यूनिट का 4। देखिए आप क्या करो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप YouTube पे जैसे ही हमारी क्लासों को आप ओपन करते हो तो ओपन करके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। वीडियो में प्ले लिस्ट होती है, साइड में ऑप्शन आएगा प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट में बेटा आप क्या कर सकते हो, प्ले लिस्ट में हर सब्जेक्ट की सभी वीडियो जो वहां पर कैप्चर हुई है, रिकॉर्ड हुई है, तो वहां पे आप बायोलॉजी की लिंक ओपन करिए और बायोलॉजी की सभी क्लास आपके सामने खुल के आ जाएंगे। फिर आप उनको चेक कर सकते हो। और एक ऐसी क्लास थी जिसमें पार्ट को यहाँ पे थर्ड बता दिया था, थर्ड पार्ट बता दिया था, लेकिन वो क्लास 4 थी तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर थर्ड चल रहा है और थर्ड चैप्टर का ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूं पार्ट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं प्रकार की, प्रकार में देखिए परागण की जो प्रक्रिया है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। एक्चुअल में आपको बता देता हूं, परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन। ओके, और पॉलिनेशन इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, स्वपरागण और परपरागण। इसको बोलते हैं ऑटोगेमी या फिर इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अभी तो सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण को क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, स्वपरागण और परपरागण देखते हैं। स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। स्वपरागण में भी बेटा फर्दर
टू टाइप्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्वयुग्मन, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। दोबारा देखिए, परागण की परिभाषा देख ली, डेफिनेशन देखने के बाद आपने इसके टाइप्स देख रहे हो, प्रकार। और टाइप्स कितने होते हैं? टू टाइप्स, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण। यहां तक आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलो देखिए बेटा, अब बात करते हैं स्वपरागण। देखते हैं स्वपरागण में क्या होता है। देखिए बेटा, यदि ये कोई पुष्प है, सॉरी कोई पादप है, और इस पादप पर ये कोई फ्लावर लगा हुआ है, इस पर यहां पर कोई पुष्प है, आप अच्छे से समझिए बेटा, ये दो पुष्प लगे हुए हैं और एक ही पादप है। यदि परागण की क्रिया एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य हो, दो कंडीशन आएंगी इसमें। यदि परागण की क्रिया एक ही पादप के एक ही पुष्प में हो, एक ही पुष्प में हो। दोबारा देख सकते हो आप, स्वपरागण का मैं पहला टाइप बता रहा हूं आपको, स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन क्या है? यदि परागण की क्रिया एक ही पादप के एक ही पुष्प में हो तो उसे बोलते हैं, तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोगेमी, स्वयुग्मन कहते हैं। यदि परागण की क्रिया एक ही पादप के एक ही पुष्प में हो, एक ही पादप के एक ही पुष्प में, मान चलो ये एक पुष्प है तो इसी में परागण की क्रिया हो तो उसे क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन। क्या बोलते हैं बेटा? स्वयुग्मन। और एक होता है दूसरा सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में क्या होगा? जब परागण की क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में हो, यानी कि इन दो में हो परागण की क्रिया, तो उसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। तो मैं यहां पे बता देता हूं, जब या यदि परागण की क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लो बेटा।
यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो स्वयं परागण का एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो आप, जैसे कि मटर कह सकते हो। मैं बताऊंगा आपको जेनेटिक्स में मटर का जो पुष्प होता है उसमें स्वयं परागण में भी क्या होता है, स्वयं युग्मन होता है। आसानी से कॉपी कर लो बेटा, नोट्स तो आ जाएंगी, लेकिन आप यहां से भी आपको पूरी नोट्स की तरह ही नोट करा रहे हैं बेटा, कंप्लीट इसमें से भी लिख सकते हो आप। मैंने आपको प्रकार बताया है स्वयं परागण, और स्वयं परागण के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन की यहाँ पे परिभाषा स्पष्ट दिख रही हुई है आपको, यदि परागण की क्रिया क्या हो, एक ही पादप के एक ही पुष्प में हो तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं, और यदि परागण की क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में हो तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। आसानी से देख लो और कॉपी कर लो बेटा, पूरी नोट्स लिखा रहा हूं यहीं की यहीं साथ ही साथ ही। यहां पे मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, एक क्वेश्चन आपको बड़े हिसाब से बताना है स्पष्ट। चलिए इरेज करता हूं बेटा, देखना। अच्छा एक बात बताइए बेटा, स्वयं परागण दो प्रकार का था, स्वयं परागण, ओके, कौन कौन सा था, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ठीक है, क्वेश्चन है आपको यस और नो में आंसर देना है। क्या सजात पुष्पी परागण को, क्या सजात पुष्पी परागण को पारिस्थितिकी रूप से, इकोलॉजी रूप से, पारिस्थितिकी रूप से सजात पुष्पी परागण को परपरागण कहा जा सकता है या नहीं। दोबारा देखिए, क्या सजात पुष्पी परागण को इकोलॉजिकल फॉर्म में, इकोलॉजिकल रूप में परपरागण कहा जा सकता है या नहीं। यस और नो में आंसर सोच के देखिए। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कहा जा सकता है और कुछ बोल रहे हैं नहीं कहा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं इसको इकोलॉजिकल फॉर्म में परपरागण कहा जा सकता है। देखिए कैसे, ये हमने कोई पादप लिया, उस पादप का ये हम कोई डायग्राम बना रहे हैं सिंपल, उसका एक फ्लावर तो ये है और एक फ्लावर ये है। पादप तो एक है, दोनों का आनुवंशिक पदार्थ भी एक है, भाई एक ही पादप के दो पुष्प है तो दोनों का आनुवंशिक पदार्थ भी एक है। और सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं कि जब इस एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य हो, और परपरागण किसे कहते हैं जब अलग अलग पादपों के, एक पादप एक पादप, इन दो पादपों के पुष्पों के बीच परागण क्रिया हो तो उसे परपरागण कहते हैं। तो यहां पर इकोलॉजिकल फॉर्म में इसे कह सकते हैं कि भाई दो अलग अलग पुष्पों के मध्य हो रहा है, तो क्या कहेंगे, आनुवांशिक तौर पर, आनुवांशिक तौर पर सजात पुष्पी परागण किसका प्रकार है, स्वपरागण का, लेकिन इकोलॉजिकल रूप में इसे हम क्या बोल सकते हैं, परपरागण कह सकते हैं, क्योंकि एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य ये प्रक्रिया हो रही है। तो आपको याद रखना ये बात कि एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य अगर ये प्रक्रिया हो रही है, जिसे सजात यानी स यानी समान, जात यानी जाति, समान जाति के पुष्पों के मध्य हो रहा है तो अलग अलग, तो इसलिए इसको परपरागण हो रहा है। आगे बेटा बात समझ में आप नोट डाउन कर सकते हो और ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसे
सजात पुष्पी परागण को इकोलॉजिकल रूप से पर परागण कहा जा सकता है। ये आप लिख सकते हो, लिख लो बेटा। पारिस्थितिक रूप से आनुवांशिक तौर पर तो ये क्या है, सजात पुष्पी परागण है, लेकिन पारिस्थितिक रूप से सजात पुष्पी परागण को पर परागण भी कहा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं कि स्वपरागण के लिए, इस प्रकार के परागण को होने के लिए क्या क्या अनुकूलतम विशेषताएं होनी चाहिए पुष्प के अंदर, या कैसा होना चाहिए पादप, या कैसा होना चाहिए पुष्प, तब हो स्वपरागण। तो देखिएगा, ठीक है, चलो देखते हैं। स्वपरागण के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियां, ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या क्या अनुकूलतम परिस्थितियां हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या हो सकती हैं आप खुद सोच के बताइए कि स्वपरागण होने के लिए पुष्प कैसा कैसा होना चाहिए। बताइए बेटा, चलो मैं बताता हूं, देखते हैं पुष्प कैसा कैसा होना चाहिए। पहला है बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता या उभयलिंगता। इसका मतलब समझते हैं बेटा, बाइसेक्सुअलिटी मतलब कि पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों उपस्थित होने चाहिए, तभी तो होगा स्वपरागण। बाइसेक्सुअलिटी। ओके, उसके बाद बेटा दूसरा है समकाल परिपक्वता। समान समय पर भाई नर और मादा परिपक्व होने चाहिए। अगर नर पहले हो गया, मादा बाद में परिपक्व हुई, तो कैसे होगा स्वपरागण? तो समान समय पे दोनों का परिपक्व होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा होमोगेमी। क्या बोलते हैं? होमोगेमी। होमो यानी समान, गेमी यानी डेवलप होना है इनका, गैमीट्स का। ओके, ये दो हो गई। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आएगी वो क्या आ सकती है? नेक्स्ट जो आ रही है उसको देख सकते हो आप। थर्ड नंबर पे क्या लिख सकता हूं कि ये कंडीशन होती है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? हमेशा बंद रहते हैं। ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। अनुन्मिलिता, क्लिस्टोगेमी। क्या बोलते हैं उनको? क्लिस्टोगेमी, अनुन्मिलिता, अनुन्मिलिता। क्लिस्टोगेमी, ठीक है। ऐसे पुष्प जो खुलते ही नहीं है। अब मान चलो कोई पुष्प वो बंद है, तो उसी के अंदर नर है और उसी के अंदर मादा है, तो नर और मादा के बीच परागणों का आदान प्रदान हो जाएगा, तो वो क्या हुआ? स्वपरागण हुआ। तो अनुन्मिलिता का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुन्मिलित कहलाते हैं, अनुन्मिल पुष्प। और इस कंडीशन को बोलते हैं अनुन्मिलिता। तो ये स्वपरागण के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां हैं। नोट करिए बेटा इनको। उभयलिंगता में क्या लिख सकते हो? अगर उभयलिंगता में आपको लिखना है तो लिख सकते हो
ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों, यानी कि एक ही पादप के अंदर नर हो और उसी पादप के अंदर मादा पुष्प हो, तो ऐसे पौधों को या ऐसी कंडीशन को उभयलिंगता कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? मटर। दूसरा क्या है बेटा? समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता में क्या लिखोगे आप कि ऐसे पौधों में पुष्प के पुमंग और जायांग एक ही साथ परिपक्व होते हैं, यानी नर जननांग और मादा जननांग समान समय पर परिपक्व होते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? समकाल परिपक्वता कहते हैं। समकाल परिपक्वता का आप उदाहरण लिख सकते हो बेटा क्या? गुलाबास। गुलाबास, ठीक है। तो ये आप समकाल परिपक्वता का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और भी एक और एग्जाम्पल है सदाबहार। क्या लिख सकते हो? सदाबहार। एक एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, सदाबहार। डेफिनेशन बनाओ इनकी बेटा। स्वपरागण के लिए अनुकूलन, उभयलिंगता। उभयलिंगता की डेफिनेशन एग्जाम्पल लिख दिया। उभयलिंगता का एग्जाम्पल तो मटर ही हो जाएगा ना, बाइसेक्सुअलिटी मटर। फिर समकाल परिपक्वता, इसकी डेफिनेशन, फिर इसके एग्जाम्पल। देन उसके पश्चात फिर आप क्या लिखोगे? अनुन्मिलिता। अनुन्मिलिता में क्या लिखोगे? कुछ पौधों में पुष्प सदैव बंद ही रहते हैं। क्या लिखोगे? कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प हमेशा क्या होते हैं? बंद। ओके स्टूडेंट्स, या जब तक परागण तथा निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो जाता तब तक वो ओपन नहीं हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्वपरागण ही संभव होगा और ऐसे पुष्पों को बोलते हैं अनुन्मिल्य पुष्प। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। क्या क्या लिख सकते हो? ऑक्जेलिस, बायोला, कनकोआ। ये यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूं। ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस, कनकोआ, कनकोआ, बायोला, बायोला। ये तीन आपके यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूं। ऑक्जेलिस, कनकोआ और बायोला। ये एग्जाम्पल हो गए आपके अनुन्मिल्य पुष्पों के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप स्वपरागण को कंप्लीट कर चुके हो। तो एक बार आपके लिए मैं दोबारा से क्विक रिवीजन बता देता हूं। आज की इस क्लास में आप चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हो और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या था? परागण, निषेचन, भ्रूणकोश और भ्रूण का परिवर्तन। यानी कहने का क्या है सर, इसमें आप 4 इवेंटों के बारे में हमें आप बताने वाले हो। पहली इवेंट क्या है? परागण। दूसरी इवेंट क्या है बेटा? निषेचन, क्योंकि परागण के पश्चात क्या आता है? निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनेगा? भ्रूणकोश और भ्रूण का परिवर्तन। तो 4 टॉपिकों के बारे में मैं इस चैप्टर में आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैंने सबसे पहला आपके सामने टॉपिक उठाया था परागण। क्या उठाया बेटा? परागण। और परागण के बारे में मैंने बताया कि जब नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से, जब नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से परागकणम का निकलकर मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है बेटा? परागण कहलाता है। और यह परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। जब एक ही पुष्प के अंदर परागण की क्रिया हो तो स्वपरागण कहलाता है। अब स्वपरागण में स्वयुग्मन है, और स्वयुग्मन में क्या होगा? जब एक ही पादप के एक ही पुष्प के अंदर हो तो स्वयुग्मन, और एक ही पादप के जो अलग अलग पुष्पों के मध्य हो तो उसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। आया कि नहीं आया बेटा? उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि परपरागण में क्या होगा? परपरागण की सिंपल सी अगर डेफिनेशन जानते हो, पर यानी दूसरे 2 अलग अलग पादपों को पुष्पों के मध्य अगर परागण की क्रिया हो तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? परपरागण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा। उसके बाद फिर आपने जब बात करी तो कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन के लिए परिस्थितियां या अनुकूलतम परिस्थितियां। तो अनुकूलतम परिस्थितियां कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? उभयलिंगता यानी बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगता का मतलब क्या है? ऐसे पादप जिनमें दोनों प्रकार के पुष्प उपस्थित हों, नर पुष्प भी और मादा पुष्प भी। और समकाल परिपक्वता क्या है बेटा? सम यानी समान, काल यानी समय पर, परिपक्वता यानी परिपक्व होना। जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों समान समय पर परिपक्व हों तो इसे बोलते हैं समकाल परिपक्वता। ठीक है बेटा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? होमोगेमी। क्या बोला जाता है? होमोगेमी। और समकाल परिपक्वता के एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। क्या क्या है बताइए? गुलाबास यानी मिराबिलिस बोलते हैं इसको, मिराबिलिस।
गुलाबास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिराबिलिस, है ना, गुलाबबास या गुलेबबास कहूँ, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सदाबहार, ठीक है, सदाबहार। उसके बाद फिर तीसरी बेटा कंडीशन क्या आई आपके सामने? अनुन्मिलिता। क्या कंडीशन आई है? अनुन्मिलिता। अनुन्मिलिता में क्या होता है? इसको क्लिस्टोगेमी बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमस कहा जाता है। और ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं बेटा? क्लिस्टोगेमस। तो ये क्या कंडीशन है? इसमें बेटा क्या होता है कि ऐसे पुष्प जो कभी भी खुलते नहीं है, यानी कि और खुलेंगे, यानी सदैव बंद रहते हैं, और खुलेंगे तो कब खुलेंगे? जब निषेचन और परागण की क्रिया ओपन हो जाए, मतलब हो जाएगी क्लियर, तब खुलते हैं। तो इन कंडीशनों को बेटा क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमस पुष्प बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं आपके सामने ऑक्जेलिस, कनकोआ, वायोला, ठीक है। तो ये इनके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने अनुन्मिल्य पुष्पों के। तो यहां तक की बात मैंने आपको बता दी है। अब मेरा जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या करूंगा बेटा? मैं परपरागण। क्या टॉपिक स्टार्ट करूंगा? परपरागण। तो वो परपरागण टॉपिक के बारे में देखते हैं। चलो, परपरागण। ठीक है, देखो पर का मतलब है दूसरा शब्द के लिए पराय। परपरागण का मतलब क्या है? मैं आपको सबसे अभी समझाता हूं। ठीक है, ये एक अलग पादप है और ये अलग पादप है। इस पादप की ये पुष्प है, इस पादप का ये पुष्प है, और इस पादप के ये पुष्प है। ओके स्टूडेंट्स, यदि परागण की क्रिया 2 अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य हो, यदि परागण की क्रिया 2 अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य हो, तो इस कंडीशन को, तो इस प्रकार का जो परागण है इसे बोलते हैं परपरागण। कोई दौरा बेटा? ऐसा हो कि कुछ समझ में नहीं आया हो? सब क्लियर है? और यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन को बोलते हैं परपरागण। नोट डाउन करिए, लिखिए परपरागण की परिभाषा। जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया 2 अलग अलग पौधों के, जब परागण की क्रिया 2 अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य होती है, 2 अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य होती है, तो इस घटना को या इस प्रकार के परागण को परपरागण कहा जाता है। ठीक है, परपरागण कहा जाता है। एक पॉइंट नोट कर लेना, इसे जीनोगेमी और कहा जाता है बेटा। निकनेम में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जीनोगेमी। ठीक है, इसे देखो परपरागण को जीनोगेमी भी कहते हैं। दोनों के डायग्राम बना लो बेटा, एक्सप्लेन कर दो डायग्राम बना करके, कर लीजिए। अपनी नोट्स प्रॉपर बनाओ बेटा, वीडियो से ही नोट्स बन जाएंगी आपकी। चैप्टर नंबर 3 से तो मैं सब कुछ करा रहा हूं बेटा आपको, इसी में नोट्स के साथ साथ बोल रहा हूं सब कुछ।
आप बना सकते हो आसानी से। चलिए, बना दिया होगा शायद आपने। तो अब पर परागण के बारे में बेटा बता चुका हूं। तो अब क्या होगा, जैसे आपने स्व परागण के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां पढ़ी थी, वैसे ही आप पर परागण के लिए भी अब अनुकूलतम परिस्थितियां पढ़ोगे। पर परागण के लिए भी क्या क्या अनुकूलतम परिस्थितियां हो सकती हैं, वो आप अब आगे की क्लास में देखोगे। तो इस क्लास में मैं यहीं पर आपके लिए विराम देता हूं और आगे के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने कंटिन्यू करूंगा। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िए और ध्यान से करिए, सब कुछ आपके सामने फुल डिटेल्स लेकर बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत कराई जा रही है। तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो, ये आपने डायग्राम बना लिया, दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो आप परागण की पर परागण के प्रकार पढ़ोगे अगली क्लास में, और फिर एक दो माध्यम बस, जैसे माध्यम के द्वारा होता है, जैसे वायु के द्वारा हुआ तो वायु परागण, पानी के द्वारा हुआ तो जल परागण, कीटों के द्वारा हुआ तो कीट परागण, वो सब आप प्रकार अगली क्लास में मैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।